Unit 5, solved exercise. Question number 2, give short answer of following short question number 1 है जी स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल्स ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल बताना है ठीक है। ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या होता है, ये हमें कहता है कि कोई भी एटम उस टाइम स्टेबल होगा जब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी 8 ठीक है। डुप्लेट रूल कहता है कि हम लोगों के पास किसी भी एटम की एबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करने की आउटरमोस्ट शेल में, ये कहलाती है डुप्लेट रूल ठीक है। सेकंड हम लोग के पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स। दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये हमने बताना है। वी नो वेरी वेल कि हम लोग के पास कोवलेंट बॉन्ड क्या है जी। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ठीक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान। हमें पता है कि नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए होंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए होंगे ठीक है। सो हम लोगों के पास नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को कैसे ओवरकम करेगा। ये क्या करेगा जी, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेगा, शेयर कर लेगा दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। इस तरह से हम लोग के पास हर नाइट्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ठीक है। 3 उसके अपने थे, 3 उसने शेयर किए, 6 हो गए ठीक है। और 2 हम लोग के पास जो हम लोग के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, मींस के लॉन पेयर जो है, ये कितने हो गए मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, मींस दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया ठीक है। तो ऐसे हम लोग के पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है। ओके, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एल्यूमिनियम फॉर्म कैटाइन। एल्यूमिनियम जो है वो कैटाइन कैसे बनाएगा। कैटाइन हम लोग के पास क्या होता है जी, कैटाइन हम लोग के पास होता है किसी भी कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है उसको कहा जाता है कैटाइन ठीक है। एल्यूमिनियम कैटाइन कैसे बनाएगा, एल्यूमिनियम हमें पता है ग्रुप 3A का मेंबर है ठीक है। इसके आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है अपने वैलेंस शेल से ठीक है। और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करेगा तो हमारे पास क्या होंगे, इसके आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम ने ऑक्टेट रूल को क्या किया है जी, ओबे किया है और स्टेबिलिटी अटेन कर लिया। अच्छा, नीचे से स्ट्रक्चर दिया हुआ है एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो पहले न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +3 ठीक है। और ये स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑक्सीजन फॉर्म एनायन। ऑक्सीजन जो है वो एनायन कैसे बनाता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6A का मेंबर है ठीक है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स मजीद गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद गेन करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा और O-2 ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा ठीक है। नीचे डायग्राम में हम देख सकते हैं, पहले हमें ऑक्सीजन का न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, फिर इसके 2 शेल्स दिखाए हुए हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और ऑक्साइड आयन बना देगा। ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज क्या होगा जी, -2। ओके, 5 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल के लिए डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। वाटर मॉलिक्यूल का हमें पता है कि वाटर क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को देखना होता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6A का मेंबर है तो मीन्स इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है। अब हम लोग के पास हाइड्रोजन ग्रुप 1A का मेंबर है तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन एटम के साथ। दोनों हाइड्रोजन एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी ऑक्सीजन के साथ ठीक है। और ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, मीन्स ऑक्सीजन की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे 2 हाइड्रोजन एटम के साथ ठीक है। और 2 लॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे ठीक है। एज अ रिजल्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी बिटवीन ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन H2O मॉलिक्यूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस द कॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें बतानी है नोबल गैस
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये है कि हम लोगों के पास इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। नोबल गैसेस जो फॉलो करती हैं डुप्लेट रूल को फॉलो करती हैं। डुप्लेट रूल सिर्फ और सिर्फ हीलियम फॉलो करता है, क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। उसका एटॉमिक नंबर 2 है। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोगों के पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑक्टेट रूल को या फिर नोबल गैसेस फॉलो करेंगी। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हम लोगों के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के, तो वो क्या हो गया? स्टेबल होगा, ठीक है। जितने भी नोबल गैसेस हैं हीलियम के अलावा वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। ये सारी की सारी नर्ड नेचर की होती हैं और इनको स्टेबल कहा जाता है, ये स्टेबल कंसिडर किया जाता है इनको। इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड स्टेबल एंड दे हैव इम्पोर्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी। एलिमेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं? कोई भी एटम वो खुद को स्टेबल कैसे करेगा? एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, या बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो इसमें हम लोग के पास क्या है कि जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन बनाता है, ठीक है। अब ये आयंस जो है वो कैटायन और एनायन दोनों कंबाइन होके हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं जी? हमारे पास स्टेबल होते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हम लोगों के पास क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और इस तरह से हमारा एटम क्या हो जाएगा, या एलिमेंट क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब वेज इन विच बॉन्ड्स में बी फॉर्म्ड। किस किस तरीके से हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है? 3 डिफरेंट वेज से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला वे है हम लोगों के पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम लोगों के पास क्या है जी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन और नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल आयन के दरम्यान में जो होती हैं, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। एग्जांपल है जी NaCl की। सेकंड हम लोग के पास आ जाता है जी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल H2O की आ जाती है। ओके, थर्ड हम लोग के पास आ गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ सिंगल एटम से आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन कैसे हुई है, इस चीज को हम देख लेते हैं कि जो हमारा NH3 है, ठीक है, हमारा जो NH3 है उसने क्या किया है? NH3 फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग के पास कहाँ से आएगा? NH3 से आएगा, ठीक है। प्लस इसने किसके साथ इंटरेक्ट किया है? H पॉजिटिव के साथ, ठीक है। H पॉजिटिव में के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में नहीं है, NH3 के पास है, ठीक है। ये तो ये NH3 क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, एज ए रिजल्ट NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास जो लॉन पेयर है वो ये NH3 के ऊपर था, ठीक है। इसने क्या किया? शेयर किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ओके, 6 में आते हैं। 6 में हम लोगों के पास क्या है? डिस्क्राइब करना है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल एलिमेंट्स। 2 नॉन मेटल एलिमेंट्स के दरम्यान में हमने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड हम लोगों के पास होते क्या हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड उस टाइम बनता है जब हम लोगों के पास दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल एटम्स जो है वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं आपस में, ठीक है। बॉन्डिंग कैसे करेंगे? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अच्छा, जो हम लोग के पास शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो नॉन मेटल एटम्स में, उसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड्स हम लोगों के पास उस टाइम बनते हैं जब दो एटम्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट किस तरफ हुए होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रीजन ऑफ द एटम, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एटम में देखा जाए तो इसमें क्या है कि हर हाइड्रोजन एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और इसके रिजल्ट में H2 मॉलिक्यूल की क्या होती है, फॉर्मेशन। नीचे हम डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम लोग के पास बना है दो H2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के साथ बताना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डबल क्या है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम लोग के पास ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जब जो कब बनता है, जब हम लोगों के पास एक वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो एटम्स के दरमियान में शेयर हो रहा हो, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 और F2 हम लोगों के पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। H2 और F2 में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है जी, H2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में। ठीक है, F2 को देखें तो F2 में हम लोग के पास क्या है, वहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में। एज अ रिजल्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ओके, डबल कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड हम लोग के पास उस टाइम बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स के दरमियान में शेयर हो जाए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल आ जाती है O2 की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, तो एज अ रिजल्ट हम लोगों के पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हम लोग के पास क्या है जी, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कब बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होते हैं दो नाइट्रोजन यहाँ, तो उसको कहा जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे मिस्टेकनली टू इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा गया है, लेकिन थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स के दरमियान में जब शेयर होंगे तो हम कहेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है N2 की। ठीक है, N2 जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में शेयर हुए हुए हैं। नीचे हम डायग्राम में देख सकते हैं। और एक लॉन पेयर, एक एक लॉन पेयर दोनों नाइट्रोजन एटम्स के ऊपर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं एटम्स में पीरियोडिक टेबल को यूज करके। ठीक है, बोरॉन हमारा जो है वो ग्रुप 3A का मेंबर है, तो इसके पास थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नियोन ग्रुप 8A का मेंबर है, नोबल गैस है, तो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, रुबीडियम ग्रुप 1A का मेंबर है, तो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंडिकेट करता है उसके ग्रुप नंबर को। ठीक है, बेरियम जो है हमारा वो ग्रुप 2A का मेंबर है, तो इसमें टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आर्सेनिक ग्रुप 5A का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। केटाइन फॉर्मेशन बतानी है मेटल एटम्स के लिए डॉट स्ट्रक्चर को यूज करके। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3A का मेंबर है। ये थ्री इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3, क्योंकि जब भी कोई भी मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, मीन्स के वो केटायन बन जाता है। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स के एल्यूमिनियम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ केटायन क्या हो गया जी, स्टेबल हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम हम लोगों के पास कौन से ग्रुप का मेंबर है जी, इसको हम देख लेते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इसके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। और वैलेंस शेल में कितने होंगे, 2। ठीक है, वैलेंस शेल के ये टू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, या लूज कर देगा। जब लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। +2 जब चार्ज आएगा तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये स्टेबल हो जाएगा, मीन्स ये ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा।
सी पार्ट में हम लोगों के पास आ जाता है बेरियम। ठीक है, बेरियम हम लोगों के पास क्या है जी, ये इलेक्ट्रॉन कितने लूज, किसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सल्फर एटम का सैंपल है हमारे पास। ठीक है, उसका एनालिसिस किया गया है और ये देखा गया है कि इसकी कंपोजिशन क्या है हमारे पास। इसकी कंपोजिशन है आइसोटोप्स की। गिव द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है डिफाइन द टर्म आइसोटोप। आइसोटोप की टर्म को डिफाइन करना है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मैसेस के होंगे डिफरेंट होंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एटम का मास, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का मास किसके कंपैरिजन से, कार्बन 12 एटम के कंपैरिजन से जो होगा उसको कहा जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास सल्फर का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस सल्फर 32 की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 के साथ। ठीक है, प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सल्फर 33 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 33 प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 34 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 34। ठीक है, इसमें हमने यार क्या करना है, इसको डिवाइड किससे करना है जी, 100 से करना है, क्योंकि टोटल जो अबंडेंस होती है वो क्या होती है, 100 होती है हमारी। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव अबंडेंस हम लोग के पास सल्फर 32 की कितनी है जी, 95% है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 32 के साथ, क्योंकि सल्फर 32 का एटॉमिक मास क्या है जी, 32 है। प्लस सल्फर 33 का एटॉमिक रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास आ जाती है कितनी, रिलेटिव अबंडेंस आ जाती है हमारे पास इसकी 33%, सॉरी 4.22। 4.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.76, सॉरी 0.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ और प्लस करेंगे, एड अप किस में करेंगे, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सल्फर 34 में। रिलेटिव अबंडेंस सल्फर 34 की है जी 4.22, मल्टीप्लाई बाय 34 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ए जो हमारे पास है एटम, ठीक है, या आइसोटोप, उसका आएगा 32 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, डी हम लोगों के पास पार्ट आ जाता है जी, फॉलोइंग टेबल जो आपकी FPSC ग्रेड 9 केमिस्ट्री की बुक पेज नंबर 94 पे दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट हम कैसे कर सकते हैं, सल्फर 32 को देख लेते हैं। सल्फर 32 में हम लोग को पता है कि सल्फर 32 हो गया, 33 34, ये सारे क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं और उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर्स क्या है जी, सेम है। सल्फर 32 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स भी 16 है, न्यूट्रॉन्स भी 16 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे जी, 16 ही होंगे। सल्फर 34 की बात की जाए तो प्रोटॉन इसमें 16 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 16 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स इसमें 18 होंगे। न्यूट्रॉन्स इसमें 18 क्यों हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड किए जाते हैं कैसे, इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो 34 में से हम माइनस करेंगे जब 16 को, तो 18 न्यूट्रॉन्स हमारे पास आएंगे। ई पार्ट में देखते हैं, वेयर विल यू प्लेस ए इन द पीरियोडिक टेबल। ए को आप पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखेंगे, ग्रुप बताया हुआ है उसने 6 से और पीरियड बताया हुआ है थर्ड, थर्ड पीरियड में रखेंगे और 6 से ग्रुप में रखेंगे। एफ में बताया हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स सल्फर विल लूज और गेन टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो हम कहते हैं कि सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, 2। जी पार्ट में देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर देयर इन 0.3 मोल्स ऑफ सल्फर। नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अननोन है, हमें मोल्स दिए हुए हैं 0.3 मोल्स। अच्छा, फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स क्या है, 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ और एज अ रिजल्ट हम लोग के पास 1.806 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 11। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसने 9, ठीक है, और मास नंबर दिया हुआ है 19। ठीक है,
एटॉमिक नंबर 9 है और मास नंबर 19 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स हम लोगों के पास क्या होंगे जी, एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे 9, और न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 19 माइनस 9 करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 10। बी में कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं इस एटम में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन्स हैं, 9। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस डायग्राम से शो करना है, ठीक है, इन आयंस की फॉर्मेशन को। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे हम, फ्लोरीन एटम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको पता है किसका क्या होता है जी, 9 होता है। तो ये क्या करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 7 है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर। डी पार्ट की तरफ आते हैं। डी पार्ट में क्या है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इस एलिमेंट की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या है इसका, 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, 1s2 2s2 2p5। ओके, ई पार्ट आ जाता है, पॉइंट आउट इट्स ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इसका ग्रुप नंबर हमने पीरियोडिक टेबल में बताना है, तो ये फ्लोरीन हमारा 7A ग्रुप का मेंबर है। एफ में देखते हैं, इसका पीरियड बताना है, पीरियड कौन सा है जी इसका, सेकंड। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी पार्ट में लिखी है उससे देख के इसका ग्रुप और पीरियड इजीली बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के ग्रुप नंबर को शो करते हैं, और जो एन वैल्यू होती है वो किसी भी एलिमेंट के पीरियड नंबर को शो करती है। So come towards the think tank. Think tank question number 12 is magnesium oxide is compound made of magnesium ion and oxide ions. What is the charge on these ions? In ions के ऊपर चार्ज क्या होगा हमारा, हमें पता है कि मैग्नीशियम ग्रुप 2A का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो चार्ज आएगा +2। ऑक्सीजन ग्रुप 6A का मेंबर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, गेन करता है, और एज अ रिजल्ट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। सो ऑक्सीजन विल बी अ चार्ज ऑफ -2। बी पार्ट है, हाउ दीज आयंस गेट दीज चार्जेस, इनके ऊपर ये चार्जेस कैसे आए। अभी अभी हमने बात की है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और +2 चार्ज आ जाएगा, केटाइन बनाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर -2। ओके, सी पार्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस डायग्राम से बताना है इन आयंस की फॉर्मेशन को। इसको हम कैसे बताएंगे, डॉट क्रॉस डायग्राम में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, और थर्ड में हमारे पास कितने हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का साथ बता देते हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस है, फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और सेकंड में कितने हमारे पास, 6। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, और किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इनको देखते हैं, डायग्राम दी हुई है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एटम, कैल्शियम और ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। हमने क्या करना है, इन आयंस का स्ट्रक्चर बनाना है जब दोनों एटम कैल्शियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोगों के पास बनता है, इसमें कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है अपने, ठीक है। पहले इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देगा ऑक्सीजन एटम को, और ऑक्सीजन इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देगा। जो क्रॉस वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऑक्सीजन में नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैल्शियम से आए हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2, बिकॉज इट हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम कैल्शियम एटम। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, टेबल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 सब्सटेंसेस, ठीक है, पेज नंबर 95, ग्रेड 9 एफपीएससी केमिस्ट्री में आप इसका टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें कौन सा सब्सटेंस जो है वो मेटल है, सब्सटेंस की हमारा मेटल होगा, ठीक है। सब्सटेंस विच सब्सटेंस इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा जी हमारा, सब्सटेंस बी। और सी में पूछा है विच सब्सटेंस इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन सा है, सब्सटेंस सी। और डी जो सब्सटेंस है वो हमारा डी पार्ट में पूछा विच सब्सटेंस इज नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमारा कौन सा, सब्सटेंस ए। इनकी प्रॉपर्टीज जब हम देखेंगे टेबल से तो हमें पता चल जाएगा कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं इजीली, ठीक है, और गेन करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इजीली गेन और लूज नहीं करते, जबकि वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, वो
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।